अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कर्व्ड स्पेस टाइम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम को कर्व माना गया था, जबकि स्पेशल थ्योरी में फ्लैट माना गया था। उसके बाद न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ देखेंगे, यानी क्लासिकल कंसेप्ट देखेंगे ग्रेविटी का क्या था। तो शुरू करते हैं कर्व्ड स्पेस टाइम। अब जैसे हम जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बताती है कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है जैसे कि पहले माना जाता था, जो एक मैसिव बॉडीज पे एक्ट करती है, बल्कि ये जैसे यानी जैसे मैंने कहा ना, न्यूटन के लॉज के मुताबिक हम इसे फोर्स नहीं मानते, बल्कि जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटी को क्या कहती है कि ये ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम है, यानी उसकी कर्वेचर है। जो कर्वेचर है स्पेस टाइम की वो ग्रेविटी है। तो ये एक बुनियाद थी इस चीज की। अब अगर हम देखें 1907 में मिन्कोस्की ने जब बताया कि भाई स्पेस टाइम का कंसेप्ट है, तो उसने तो इसको फ्लैट माना था। अब उसी को समझते हुए पहले आइंस्टाइन ने इसको नहीं इतना एंटरटेन किया। जब आइंस्टाइन ने इसे कंसीडर किया इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन को कि फ्लैट स्पेस टाइम को, तो उसने कंक्लूड किया कि स्पेस टाइम सिर्फ उसी वक्त फ्लैट होगी जब कोई मैस नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में चूंकि ग्रेविटी का किरदार नहीं था, तो उसने आइंस्टाइन ने भी स्पेस टाइम को फ्लैट कहा स्पेशल थ्योरी में। मगर बाद में उसने जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट लाया, तो ग्रेविटी का कंसेप्ट आया, तो उसने इसे कर्व के तौर पे देखा। अब अगर हम देखें तो है क्या सीन, अगर लेट्स से हमारे पास एक मैस एम है जिससे हम स्पेस करते हैं स्पेस टाइम में, तो वो कर्व बन जाती है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये जो कर्वेचर है ये डिपेंड कर रही है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। जितना भारी मैस है उतनी बड़ी आपको एक कर्वेचर दिख रही है इसके अंदर, ऐसे ही है ना। फिर जब आप स्मॉलर मैस किसी बड़े मैस के करीब से गुजरता है, तो क्या होता है, उसकी जो कर्व होती है वो लार्जर मैस की दायरा बड़ी है, तो वो उसको अपने यानी वो उसे कर्व कर देता है, छोटे मैस की कर्व को भी अपनी जानिब, यानी उसे लार्जर मैस की जानिब कर्व कर देता है। तो स्मॉलर मैस बुनियादी तौर पे अट्रैक्ट नहीं हुआ लार्जर मैस से किसी फोर्स से, बल्कि स्मॉलर मैस जस्ट उसने फॉलो किया है स्पेस टाइम की जो कर्वेचर की स्ट्रक्चर था उसको। तो इस वजह से वो सारा उसमें हमें ग्रेविटी का एक तरह से इफेक्ट दिखता है। अब अगली जो चीज है, जो कर्वेचर है स्पेस टाइम की, वो इन्फ्लुएंस होती है किसकी वजह से, मोशन ऑफ मैसिव बॉडी की वजह से। ज़ाहिर है वो मूव करेंगे तो कर्वेचर में भी तब्दीली आएंगी। तो आपके पास क्या होता है कि जब मैसिव बॉडी मूव करता है स्पेस टाइम में, तो उसकी कर्वेचर तब्दील होती है। और ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, इवॉल्व करता रहता है। तो ग्रेविटी भी प्रोवाइड करती है और आपके पास डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड स्पेस टाइम, इस तरीके से जैसे आप इस तस्वीर में भी समझ सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है। तो जनरल स्पेशल रिलेटिविटी में जो आपकी कर्वेचर है मिन्कोस्की स्पेस में वो फ्लैट थी, यानी आप उसे कहते हैं कर्वेचर जीरो है। तो आपके पास जो कर्व स्पेस के कोऑर्डिनेट है वो पोजीशन डिपेंडेंट है, जबकि फ्लैट के वो पोजीशन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वहां पे आपने उसकी कर्वेचर को जीरो माना। अब हम जानते हैं जो कर्व स्पेस टाइम है उससे हम रेमिनेंट ज्योमेट्री से देखेंगे। यूक्लिडियन चूंकि आपके पास पोजीशन कह लें कि उसमें आपके टाइम और स्पेस का कंसेप्ट आ जाता है, वो इस तरीके से आपकी कर्व वो फ्लैट मानती है यूक्लिडियन, जबकि ये हम कर्व की बात कर रहे हैं, इसलिए यूक्लिडियन ज्योमेट्री इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर हम न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ की बात करें, तो हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को यूनिवर्स में अट्रैक्ट करता है, और वो जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों पार्टिकल के प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जैसे आप देखें m1 है m2 है, इनकी दूरी r है, तो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मैसेज m1 m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू देम। तो इनको इकट्ठा किया जाए प्रोपोर्शनैलिटी के लिए कांस्टेंट जी आ जाएगा। एफ यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, चूंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो m1 से m2 पे देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन आपने m1 के लिहाज से देखनी है m2 की जानिब, और m2 से m1 के लिए तो फिर वक्त जो फार्मूला लिखा गया वो मैग्नीट्यूड का लिखा गया है। जो कैपिटल जी है वो प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या मतलब कि आप इसे जहां पे भी मेजर करेंगे, जहां पे भी देखेंगे, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो आपके पास जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये जो आपके थे ग्रेविटेशनल थ्योरी न्यूटन क्लासिकल वाली, कुछ मामलात में ये हमें सही नहीं चीजें बताती। कैसे? तो जैसे आपके पास यानी हम कहते हैं कि आप दो ऑब्जेक्ट्स को क्वांटिटेटिवली देखते हैं, डिस्क्राइब करती है, मगर ये नहीं बताती कि फोर्स के लगने का जरिया क्या था। ठीक है,
किस तरीके से फोर्स एक्ट कर रही है, ये कोई नहीं बताते। फिर न्यूटन्स के अलावा ये भी नहीं बताते कि जो पेरिफेरियन ऑफ प्लैनेट्स है, जैसे आप इस तस्वीर में देखते हैं मरकरी का आपको पेरिफेरी दिखाया जा रहा है, तो ये भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती। फिर जो लाइट बेंड करती है, वो जो कैलकुलेशन थी वो भी इसकी मदद से सही नहीं थी। तो ये सारे एक तरह से ड्रॉबैक थे किसके, न्यूटन के ग्रेविटेशनल थ्योरी के। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।